हेलो जी, दिस इज वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मारी पेट्रोलियम के बारे में। और मारी का एक इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे होंगे हम। लेटेस्ट इसकी जो हमारे पास ट्रांसमिशन रिपोर्ट आई है उसके बारे में देख रहे होंगे। उसमें डायरेक्टर्स का ओवरव्यू देख रहे होंगे कि डायरेक्टर्स के बारे में क्या सोचते हैं। मारी का अपना पर्सनल हम ओवरव्यू लेंगे और वारन बफे के बारे में देखेंगे कि वारन बफे एक अच्छी कंपनी को किस तरह ऑब्जर्व करते हैं और क्या मारी में वो खसूसियात पाई जाती हैं कि नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। थोड़े से हम टेक्निकल्स भी डिस्कस करेंगे और साइकोलॉजिकल भी। इसमें साइकोलॉजिकली भी देखेंगे कि मारी को हमें किस प्राइस पे उठाना चाहिए और क्या इसको उठाना चाहिए कि नहीं, क्या ये हमारे पास 1000 का लेवल क्रॉस कर सकता है कि नहीं, और हमारे पास क्या इसमें हमारे पास बाइंग लेवल्स बनते हैं। तो अब हम सबसे पहले अगर डिस्कस करें मारी को, तो मैं सबसे पहले एक तो आपको दिखाना चाहूँगा। ये सरमाया का पोर्टल है, इसमें एसआईपी के डाटा में जाएंगे आप। तो यहाँ पर आपको एसआईपी का डाटा कुछ अजीब सा दिखेगा, फ्लक्चुएट हो रहा है ये डाटा। तो मैं एक तो अ, उनसे गुजारिश करूँगा सरमाया वालों से कि इसको थोड़ा एक्यूरेट करें डाटा को। बोनसेस इसने इन्होंने अनाउंस किए हैं और उसकी वजह से आपका जो आरओआई कैलकुलेटर है, जो सरमाया का आरओआई कैलकुलेटर है वो भी ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा, ये जो कैलकुलेटर है। तो इसमें भी आपको प्राइस एडजस्टमेंट और इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए। और कि प्रीवियस हमने जब भी इन्वेस्ट किया होता हमने वो अगर चीज़ डालनी है, वो प्राइस डालनी है, तो वो 1-2 हज़ार पे सपोज इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी जो है प्राइस 600 है, तो वो नेगेटिव में शो करेगा। चले, अगर फिलहाल इस स्पाइक से पहले देखें तो स्पाइक से पहले जो हमें एक्चुअल चीज़ दिखती है वो हमारे पास बिल्कुल ठीक डाटा है। ये स्पाइक तब आया है हमारे पास जब मारी ने 100% दिया है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि कब का स्पाइक है। जब ये प्राइस में स्पाइक आया ना, ये वाला 100% का स्पाइक, तो ये स्पाइक यहाँ पर डिनोट हो रहा है। तो इससे पहले वाला हम डाटा देख लेते हैं। तो इससे पहले वाले डाटा का मुताबिक हमारे पास 2,70,000 अगर आपने मारी में इन्वेस्ट किए होते, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की होती, तो आज आपकी जो मार्केट वैल्यू होती वो तकरीबन 1,07,00,000 के करीब होती। और जो मार्केट वैल्यू बाय प्राइस होती वो तकरीबन तकरीबन आपके पास 45,31,000 होती। ओके। तो ये हमने देख लिया मारी के बारे में। सिर्फ इसका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अगर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए की जाए तो हमारे पास क्या इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब हम देखते हैं कि इसकी सेल्स के बारे में हमारी क्या राय है। सेल्स जिस तरह के हमें पता है ट्रेंडिंग वे में सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, विच इज़ अ गुड साइन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसकी एवरेज भी निकालें तो 85-86% इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बनता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी एवरेज निकालें तो तकरीबन तकरीबन आपको 40% की एवरेज मिलती है। अब देखते हैं कि वॉरेन बफे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में क्या कहते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आपके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40% से अबव है तो वो ये हमारे पास एक रूल ऑफ थंब है कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है। तो 40% तो वॉरेन बफे का रूल ऑफ थंब है। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर देखें तो हमें 80% से ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हर साल दिख रहा है। तो 80% से ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन का मतलब है ये कंपनी एक मल्टी बैगर कंपनी है जो एक लॉन्गर टर्म में आपको एक अच्छे रिजल्ट जनरेट करके दे सकती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंसिस्टेंट 40% के नेट प्रॉफिट मार्जिन आर वेरी वेरी फिनोमिनल, और बहुत ही कमाल इसकी फंडामेंटली सारी रेशोज हमें दिखती हैं। नेक्स्ट डिविडेंड यील्ड की बात करें, इतनी कोई खास डिविडेंड यील्ड नहीं है। जिस तरह का हमें पता है ये एक डिविडेंड देने वाला स्टॉक नहीं है। हम इसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रखते हैं। हाँ, डिविडेंड भी कभी कभी दे देता है, कभी कभी अच्छा डिविडेंड भी दे देता है। 7-8% की यील्ड कभी कभी दे देता है। अगेन ईपीएस की बात करें तो कंसेक्यूटिवली इसकी ईपीएस इंक्रीज होती है। और इसमें हमारे पास इसकी 573 ईपीएस का मतलब है कि 570 रुपीज़ डिविडेंड देने की कैपेसिटी इसके पास है पर शेयर। लेकिन ये देता नहीं है, ये अपने आप की जो बिजनेस है उसमें री इन्वेस्ट करता है। आगे मैं आपको बताऊंगा ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर रहा है, ये री इन्वेस्ट करता है। और ये एक अच्छी कंपनी की अलामत होती है। जो कंपनी अपना सारा पैसा री इन्वेस्ट कर देती है और उसमें से कम पैसा शेयर होल्डर्स को देती है, वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी होती है। और एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी का ये फ़ायदा होता है कि वो कंपनी अपने ही बिजनेस के अंदर दोबारा री इन्वेस्ट करती है। जिस तरह के मारी को देख रहे होंगे आप, ये नए 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 वेल्स एक्सप्लोर कर रहा होता है, वहाँ से तेल निकाल रहा होता है। और यही इस कंपनी का बिजनेस है और यही इस कंपनी को एक्सपेंशन कंपनी अपनी एक्सपेंशन में यूज़ करता है। और यही इसकी फ्यूचर ग्रोथ की अलामत है।
आगे हम देखें तो इसकी सिंपल सिंपल अगर आप करंट रेशो देख लें, करंट रेशो भी इसकी हमारे पास अच्छी है, तकरीबन 3 करंट रेशो है। इसका मतलब ये है कि इसके पास 3 टाइम्स ऑफ इट्स एसेट्स पड़े हुए हैं और लाइबिलिटीज़ इसके पास बहुत कम है। मज़ीद अगर हम बात करें इसके पास, तो मैं इसके फाइनेंशियल्स को थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। हमारी अभी रिसेंटली इसकी ट्रांसमिशन रिपोर्ट जो लेटेस्ट आई है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं नोट आउट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अगर आप कोई भी ट्रांसमिशन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे एक बेसिक समराइज आपके पास ओवरव्यू उसकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट से मिल जाता है, डायरेक्टर रिव्यू से मिल जाता है। तो आपने इसको ज़रूर पढ़ना होता है और यहाँ से आपको सारी कंपनी का क्रक्स मिल जाता है और इसकी फ्यूचर आउटलुक पता लग जाती है। तो सबसे पहले हमें पता है कि मारी पेट्रोलियम ने अपना नाम मारी एनर्जीज रखा है और अब उन्होंने कहा है कि हमने ये मारी एनर्जीज जो नाम रखा है ये डिपिक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कंपनीज की इवॉल्विंग स्ट्रेटेजिक विजन को, और कंपनी अपने आप को किस तरह फ्यूचर ग्रोथ के लिए पोजीशन कर रही है वो डिनोट कर रहा है। इट पोजीशंस अस स्ट्रांगली इन द एनर्जी सेक्टर में कंपनी अपने आप को जो एक्सपैंड कर रही है, पोजीशन कर रही है, अलाइनिंग विद आवर एक्सपेंडिंग हराइजन्स इन अदर ग्रोथ एरिया। जिस तरह कि हमें पता है कि ये टेक एरिया में भी आ रही है, टेक वाली साइड में भी आ रही है, और इंक्रीजिंग कम्पेटिटिव एंड डायनामिक वर्ल्ड, और मजीद हमारे पास ये जो एक्सप्लोर कर रही है। अच्छा, इसकी नेट सेल्स डिक्लाइन हुई है अभी रिसेंटली। उसकी मेन वजह इन्होंने बताई है कि प्रोडक्शन लोअर है, हमने प्रोडक्शन नहीं कर पाए इतनी, वो उसकी मेन वजह इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट से हमें देखने को मिल रही है कि इसकी जो एक आध कुआं था, उन्होंने इसमें जो है कुआं खोदा, देन उसके बाद वहाँ से इनको एक अच्छी क्वांटिटी में ऑयल नहीं मिला, जिसकी वजह से अगेन इनमें थोड़ी सी इनकी कॉस्टिंग इंक्रीज हुई है। लेकिन सो फार सो गुड, इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि कंपनी जो है इसकी जो रेशो है फाइंडिंग टू एक्सट्रैक्शन रेशो, जिसको कहते हैं कि कितना आपने एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से ऑयल निकलेगा और कितना एक्चुअल निकलता है, उसकी रेशो एक बहुत अच्छी रेशो है इसकी। तो ये एक अच्छी चीज़ है इस कंपनी के बारे में। तो इसके मज़ीद इन्होंने कहा है कि जो HRL होराइजन वेल्स है और ये लजीज डेवलपर वेल है, और ये हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसको प्रोडक्शन में ला चुके हैं। और इसके बाद जो हमारी डीप 23 वेल है वो कंप्लीट हो चुका है और उसकी गैस रिकवरी भी स्टार्टेड है। मज़ीद इन्होंने कुछ ये चीज़ें बताई हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन जो है, जो चगाई और जो बलूचिस्तान में वाक़ है, वहाँ पे कंटिन्यू है, और कंपनी जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनके साथ एक्सप्लोर कर रही है वेंचर्स। हमने पिछली मैंने OGDC की वीडियो में भी बताया था कि OGDC और मारी के दरमियान भी एक जॉइंट वेंचर हुआ है, जिसमें जो मेजर हिस्सा है वो मारी के पास है, और बाकी एक और हमारे पास कंपनी थी उसका भी पार्ट था उस वेंचर में, जॉइंट वेंचर में। तो इसके अलावा इन्होंने कहा है कि माइनिंग पोटेंशियल फर्दर उसका हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। मारी टेक्नोलॉजीज इज़ अ होली ओन सब्सिडरी, और एक न्यू सब्सिडरी है मारी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो मारी की सब्सिडरी है, और स्काई 47 लिमिटेड भी मारी की सब्सिडरी है। मेजरली ऑन प्रोजेक्ट कंपनी बाय मारी टेक्नोलॉजीज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा, ये स्काई 47 मेरे ख्याल से इनका कोई प्रोजेक्ट है जो कि मारी टेक्नोलॉजीज होल्ड करता है। स्काई 47 इनका कोई प्रोजेक्ट है जो मारी टेक्नोलॉजीज होल्ड करता है, और मारी टेक्नोलॉजीज को मारी एनर्जीज होल्ड करता है। तो इनका क्या काम है, इनको टास्क दिया गया है कि लार्ज डाटा सेंटर्स जो है वो रखे जाए, वो मेजर सिटीज़ में आपको रखे जाए लार्ज डाटा सेंटर। अगेन ये डाटा सेंटर्स वाली बात ये IT वाले लोग बेहतर जानते हैं कि जो लार्ज डाटा सेंटर्स हैं उसका क्या काम होता है, कि वहाँ पे सारा डाटा सर्वर्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और वहाँ पे सारा डाटा आपका जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनका डाटा वहाँ पे मैनेज किया जाता है। तो ये उन्होंने यहाँ पर बताया, और इन्होंने मज़ीद यहाँ पे बताया कि 16 दिसंबर को कंपनी ने अचीव किया है एक माइलस्टोन, कि कंपनी पाकिस्तान की PSX की एक बड़ी लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी बन गई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी बन गई है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा पैसा इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, सरपासिंग 1 ट्रिलियन रुपीज़,
एंड रीचिंग अप्रॉक्सीमेटली $3.87 बिलियन इसमें इन्वेस्टेड है अभी। मारी हैज़ won the award for CSR governance, corporate and sustainability reporting and management practices। ये भी इनको कोई अवार्ड मिला है, इन्होंने वो भी बताया है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जो इनके पास ट्रेड डेब्ट्स थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहे हैं SNGPL की तरफ से। और ये इसकी वजह ये है कि जो आपकी प्राइस, जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं उसमें इंक्रीज़ आया है, जिसकी वजह से SNGPL के पास कैश आया है और अगेन उसने इसको रिपेमेंट की है। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ। मज़ीद आगे चलें तो इन्होंने कुछ अपनी हाइड्रोकार्बन की सेल्स के बारे में बताया है। तो 2024-2023 की क्यूमुलेटिव सेल्स में इतना हमें कोई ख़ास डिक्लाइन नहीं देखने को मिला, 1.40% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और इसके अलावा जो इनकी क्रूड ऑयल की है हमारे पास प्रोडक्शंस, उसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है, तो 2.79 का इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो क्यूमुलेटिवली जो हमारे पास 1.3 नेगेटिव देखने को मिला है। अब BOEs क्या है, ये एज फार एज आई नो ये बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट्स हैं और ये एक यूनिट होता है कि ऑयल को मेजर करने के लिए। तो ये हमें वैसे इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद हम बात करें तो इसमें जो डिस्कस किया गया है कि इस तो चैलेंजेस जो आए हैं वो अनप्लान्ड इमरजेंसी शटडाउन की वजह से आए हैं और लो टेक बाय फर्टिलाइज़र एंड पावर सेक्टर कस्टमर्स। अगेन ये गैस वगैरह सप्लाई करता है तो फर्टिलाइजर्स में गैस यूटिलाइज होती है, तो जितनी इनके पास कम ऑर्डर्स आएंगे तो उतना ही कम डिलीवर कर पाएंगे। तो ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। और एक ये है कि डिले इन स्टार्टअप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शेवा, ये कोई इनका वेल होगा या फिर जहाँ पे ये प्रोडक्शन वगैरह अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। मज़ीद अगर देखें तो इनकी EPS में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला था, जो कि मैंने पिछली बारी की वीडियो में बताया था। आप वो जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। इन्होंने इसमें जो मेजर रीज़न बताया है वो प्रोडक्शन, एक तो इनको लो हुई है। प्रोडक्शन लो होने से मुराद ये है कि इनके पास अगेन ऑयल के बैरल्स कम प्रोड्यूस हुए हैं, और वो भी मैंने बताया ऊपर आप लोगों को कि उसकी मेन वजह यही थी कि इन्होंने जो एक्सप्लोरेशन की थी उनमें से इनके पास ऑयल इतना हमारे पास दरियाफ्त नहीं हुआ। और लो ऑयल प्राइसेस, जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस थी वो कम हुई है, और जो आपका US डॉलर है वो आपके पास स्टेबल हो रहा है। आपके अगेन US डॉलर स्टेबल रहने से मुराद है कि अगर जितना US डॉलर ऊपर जाएगा तो अगेन ये इंटरनेशनल मार्केट में ये जो बेचते हैं, ये आपके पास ऑयल जो बेचते हैं ये US डॉलर्स की प्राइसेस पे बेचते हैं। तो पर बैरल US डॉलर की प्राइस अगर ज़्यादा रहेगी तो इनको ज़्यादा मुनाफा होगा। इसके बाद मज़ीद जो इनके रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है वो एडिशनल 15% वेल हेड चार्जेस की तरफ से देखने को मिला है, और उसकी मेन वजह इन्होंने बताई है कि जो इनका लीज़ का रिन्यूअल हुआ है उसमें जो एडिशनल 15% जो फिक्स कॉस्टिंग होती है वो इन पे इम्प्लीमेंट हुई है, जिसकी वजह से मज़ीद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन देखने को मिला है। सो फार ये कुछ जो RC चार्जेस हैं, जो कुछ टेम्पोरेरी चार्जेस हैं, वो इनकी कॉस्टिंग पे इफ़ेक्ट हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। लास्ट पे इनकी पैकरा की रेटिंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब पैकरा एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये मुख्तलिफ कंपनीज़ को रेट करता है आउट ऑफ ग्रेडिंग क्राइटेरिया, जिस तरह बच्चों को रेट नहीं करते स्कूल वाले, तो इसमें भी कोई ग्रेडिंग क्राइटेरिया होता है। इसके पास हमारे पास AAA का क्राइटेरिया होता है, देन हमारे पास AA+ का होता है, AA होता है, देन AA नेगेटिव होता है, देन हमारे पास BBB होता है और BBB+ कहते हैं, देन BBB सिंपल होता है, देन BBB नेगेटिव होता है। देन हमारे पास इसमें मज़ीद आगे नीचे आ जाती है, ये सबसे हाईएस्ट रैंक होता है, और इसमें ये होता है कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर किसी कंपनी को ये रैंक मिल गया पैकरा की तरफ से, तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी की जो आपके पास रिस्क है वो लो रिस्क होता है। अगेन इसमें भी लो रिस्क होता है, इसमें थोड़ा मॉडरेट रिस्क होता है अगर ये 3 रेटिंग्स में से कोई मिली आपको। तो अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म के लिए पैकरा ने इसको AAA रेट किया, मतलब कि लो रिस्क रेट किया, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। और शॉर्ट टर्म के लिए A1 रेटिंग दी है, A1+, अगेन ये भी लो रिस्क है। तो ये कंपनी ने बताया कि
ये स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है ये रेटिंग, और कंपनी सुपीरियर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड क्रेडिट वर्थनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, और स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ आवर फाइनेंशियल ऑपरेशंस पोजीशनिंग को रिप्रेजेंट कर रही है ये सारी रेटिंग। मज़ीद अगर हम बात करें तो इसके फ्यूचर आउटलुक्स में इन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं। अगेन डाटा सेंटर्स की बात की हुई है जो मैंने बताया है ऊपर, जो आपका टैक्स से रिलेटेड है, ये यहाँ पर ये बात की है। और ये कुछ जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेज हैं वो उसकी बात की हुई है कि वो इन्होंने अचीव करने हैं माइनिंग एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेज। और इसके अलावा इन्होंने कुछ कहा हुआ है कि ये एग्जीक्यूशन करनी है इन प्रोजेक्ट्स की, और जो डेवलपमेंट है वो करनी है, जो गाजी और शिवा रिजर्वायर्स हैं उनकी फुलफिल डेवलपमेंट करनी है इन्होंने। तो ये इन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन किया, साथ इन्होंने कोई बोनस शेयर्स वगैरह अनाउंस जो किए थे, 134 रुपीज़ का डिविडेंड जो अनाउंस किया था वो मेंशन किया हुआ है। तो अगेन कंपनी फ्यूचर के लिए वेल प्रिपेयर्ड लग रही है। जो हमने देखा है कि कुछ इसकी ईपीएस में जो डिक्लाइन देखने को मिला है वो कुछ टेम्परेरी चार्जेस की वजह से देखने को मिला है। लॉन्गर रन के लिए कंपनी बहुत अच्छी है, और हमारे पास जो रेशोज़ हैं वो ये हमें डिनोट कर रही हैं कि ये रेशोज़ हमारे पास बहुत अच्छी है, और ग्रोथ वाइज ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकती है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा टेक्निकली इसको। तो टेक्निकली तो ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांगली अपनी एक पोजीशन मेंटेन करते हुए एक हायर हाइज हायर लोज बनाते जा रही है ऊपर। लेकिन साइकोलॉजिकली अगर मैं देखूँ इसको, साइकोलॉजिकली मुझे चीज़ अच्छी नहीं लग रही। उसकी वजह ये है कि अभी रिसेंटली कंपनी ने 100% दिया है, और अभी वही चीज़ अगर हम देखें इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी देखें तो उसी लेवल से अभी ये इस तरह के लेवल पे खड़ी है कि ये अब दोबारा नीचे गिर सकती है। अगेन टेक्निकली बहुत अच्छी है, साइकोलॉजिकली अभी इतना कोई अपीलिंग नहीं लग रही। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इसमें जो ये वाली सिचुएशन है, कैप्स वाली सिचुएशन, और उसके बाद डंप जो था वो दोबारा हमें इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अब इसमें जो मेरा मेजर कंसर्निंग चीज़ ये है कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी माल बिका है, जितना भी लोग ट्रैप हुए हैं, और लेट्स से कि यहाँ पर जो ये प्राइस एक्शन था, इतना प्राइस एक्शन, ये इसमें 100% इन्वेस्टर्स ने माल उठाया। तो लेट्स से कि 100% जब इन्वेस्टर्स ने माल उठाया है और यहाँ पर वो लिक्विडेट करना स्टार्ट हुए हैं, और उन्होंने वो वॉल्यूम्स की वजह से सिर्फ 70% अपना माल लिक्विडेट कर पाए हैं इस रेंज में, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली वो यहाँ पर सस्ता जो माल है वो यहाँ लॉस में बेचना नहीं चाहेंगे, यहाँ पर सस्ता नहीं बेचना चाहेंगे। वो इसमें दोबारा जितना उन्होंने 70% बेचा है उसमें से प्रॉफिट उसमें से निकाल के दोबारा इसमें चिप इन करेंगे। तो दोबारा जब चिपिंग करेंगे तो यहाँ पर दोबारा जो आपके मेरे जैसे लोग होंगे वो इसमें फंसना स्टार्ट हो जाएंगे, वो दोबारा इसको बाई करना स्टार्ट हो जाएंगे। 700 पे कोई बाई करेगा, 800 पे कोई बाई करेगा, देन दोबारा उनका जो 30% रिमेनिंग माल था वो यहाँ पर हमें महंगे पे चिपका के निकल जाएंगे, और दोबारा इसमें एक डंप देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको एक्यूमुलेट करें डिप्स पे, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग वाइज ना देखें। हालांकि मैं ट्रेडिंग पे इस पर वीडियोस ज़रूर बनाता हूँ, बहुत टेक्निकली बनाता हूँ, लेकिन साइकोलॉजिकली ये चीज़ मैं आपको आइडेंटिफाई करके पहले ये बता रहा हूँ। इस तरह की सिचुएशन दोबारा आपको देखने को मिल सकती है। हाँ, सेफर एंट्री का मैं कंसिडर करूँगा जब ये अपने 900 के लेवल को क्रॉस करेगा, लेकिन इसको क्रॉस करने के लिए एक काफ़ी लंबी एक कंसोलिडेशन चाहिए, और फिर इसको क्रॉस करेगा तो हम इसको एक एक्चुअल जो है ब्रेकआउट मानेंगे। और नेक्स्ट इन अ फ्यू ईयर्स, 5-10 सालों में ये नो डाउट कि आपको दोबारा 1500, 2000, 3000 से ऊपर इन लेवल्स में या फिर इससे ऊपर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो फॉर नाउ कुछ पैसे बनाने के लिए अपने जो हार्ड अर्न मनी है उसको गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर एक्यूमुलेट करें, शॉर्ट टर्म के लिए फ़िलहाल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। और स्विंग के लिए जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस की इस पे वीडियो बनाई है रिसेंटली। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। समझ आई है तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिए इस तरह की वीडियोस चाहिए कि नहीं, और हमारा जो फ्री कोर्स है वो भी लाइव है, उसमें वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, वो भी ज़रूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री ग्रुप का पार्ट बने तो डिस्क्रिप्शन में फ्री ग्रुप का लिंक मौजूद है,
ट्रेडिंग कॉल्स हम शेयर नहीं करते उसमें, वो सिर्फ प्रीमियम में शेयर की जाती हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत जल्दी है, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।